गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी शिक्षकों का पुनः हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट क्यूज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज डीएलएड संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम यहाँ आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। आइए दोस्तों, 30 प्रश्नों को संग्रह को हम लोग बारी बारी से सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। कृपया कर हमारे वीडियो से जुड़े रहें। और दोस्तों, अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, डीएलएड संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण की परियोजना पद्धति है। शिक्षण की परियोजना पद्धति है। ए शिक्षक केंद्रित, बी बाल केंद्रित, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? शिक्षण की परियोजना पद्धति, जिसको कि हम लोग प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? शिक्षण की परियोजना पद्धति बालक केंद्रित होता है दोस्तों। बी नंबर का बाल केंद्रित। ठीक है दोस्तों, इसमें छात्र के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है परियोजना पद्धति में। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? ए सतत मूल्यांकन, बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सी मासिक मूल्यांकन, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है दोस्तों? सतत मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मासिक मूल्यांकन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बी नंबर का राइट आंसर होगा दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 3 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? ए प्रोजेक्ट विधि को, बी निगमन विधि को, सी समावेशी शिक्षा पद्धति को, या डी प्रश्नावली विधि को। क्या होगा राइट आंसर? प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? राइट आंसर होगा दोस्तों 1 नंबर का, ए नंबर का आंसर होगा प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ए औपचारिक शिक्षा से, बी प्राथमिक शिक्षा से, सी उच्च शिक्षा से, या डी प्रौढ़ शिक्षा से। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? औपचारिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, या प्रौढ़ शिक्षा से। क्या होगा राइट आंसर? बी नंबर का प्राथमिक शिक्षा से। दोस्तों, यह 1986-87 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था, जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में यह क्रियान्वित हुआ। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना संबंधित है दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से। ठीक है, जिसमें दोस्तों स्कूल में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 5 नंबर का प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कौन सा आयु वर्ग आता है? प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत
कौन सा आयु वर्ग आता है दोस्तों? 0 से 6 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 15 से 35 वर्ष या 35 से 45 वर्ष? क्या होगा राइट आंसर? प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत दोस्तों सी नंबर का होगा 15 से 35 वर्ष। ठीक है, 15 से 35 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? NCERT, नेशनल काउंसिल कब हुई दोस्तों? A 1952, B 1961, C 1964 या D 1994? राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर का 1961। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न है, कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई? कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों? A 1961, B 1964, C 1988 या D 1994? क्या होगा राइट आंसर? कोठारी आयोग दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोठारी आयोग का स्थापना हुआ था दोस्तों बी नंबर का 1964। ठीक है, देखिए 1964 और 66 किससे संबंधित है? कोठारी आयोग से। ठीक है, 14 जुलाई 1964। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? देश में शिक्षा के स्तर को सुधारना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 8 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, समावेशी शिक्षा को कब मंजूर किया गया? समावेशी शिक्षा को कब मंजूर किया गया? A 1961, B 1964, C 2000 या D 2007? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? समावेशी शिक्षा राइट आंसर है दोस्तों डी नंबर का 2007। दोस्तों समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए 2007 में समावेशी शिक्षा को मंजूर किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 9 नंबर का प्रश्न है, ECCE कितने आयु वर्ग के बच्चों के विकास के लिए प्रेरित है? ECCE कितने वर्ष के लिए है दोस्तों? ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सॉरी दोस्तों, ECCE कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए है दोस्तों? 0 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, C 11 से 14 वर्ष या D 14 से 19 वर्ष? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए नंबर का 0 से 6 वर्ष। ठीक है, ECCE दोस्तों जिसको कि पूर्व
बाल्य व्यवस्था के देखभाल एवं शिक्षा या बचपन कहा जाता है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया दोस्तों ECCE। दोस्तों यह हमारे सिलेबस में भी BPSC ने जारी किया है कि ECCE से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो एक बार ज़रूर दोस्तों इस टॉपिक का अध्ययन जरूर करेंगे। राष्ट्रीय ECCE परिषद का मुख्य उद्देश्य दोस्तों 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के छोटे छोटे बच्चों के लिए अपेक्षित गुणवत्ता के साथ सर्वांगीण तथा समेकित विकास के लिए अवधारणा तथा प्रथा बनाना था, जिसमें दोस्तों आंगनवाड़ी, ठीक है, आंगनवाड़ी के माध्यम से प्री एजुकेशन है ना, प्री शिक्षा, जिसमें कि 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए यह व्यवस्था की गई, जिसमें दोस्तों यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है और उसे उचित सम्मान दिया जाता है, सकुशल और सुरक्षित महसूस करवाया जाता है। इसमें दोस्तों क्षमता के अनुसार मानसिक विकास के लिए दोस्तों यह पद्धति को अपनाया गया है। तो ECCE से संबंधित दोस्तों अन्य जानकारी दोस्तों आप एक टॉपिक बनाकर दोस्तों ज़रूर देखें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 और 2008, इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे जो सिलेबस में पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों, सभी पॉइंट को एक बार ज़रूर कहीं भी किसी भी स्रोत से दोस्तों एक बार ज़रूर अध्ययन करेंगे, ताकि आपको प्रश्न हल करने में परेशानी ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। 10 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का संबंध किस महापुरुष से है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का संबंध किस महापुरुष से है? A महात्मा गांधी, B रविन्द्रनाथ टैगोर, C राधा कृष्णन या D इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दोस्तों, एक है बिहार की रूपरेखा, पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए इनका एक निबंध आया था, सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और प्रगति, ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। सभ्यता और प्रकृति इनका एक निबंध था। और दोस्तों यह पाठ्यचर्या जो है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इसका उद्धरण रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से ही हुआ है, इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है, ठीक है। विशेष दोस्तों आप इससे संबंधित टॉपिक को एक बार हल करने का प्रयास करेंगे, इससे अध्ययन करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? क्या होगा राइट आंसर? A B.S. ब्लूम, B इवान पावलोक, C थॉर्नडाइक या D जीन पियाजे। क्या होगा राइट आंसर? 11 नंबर का दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों B.S. ब्लूम, ए नंबर का B.S. ब्लूम। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण दोस्तों देखिए, ज्ञानात्मक और क्या है, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। चलिए वर्गीकरण जो है दोस्तों, शिक्षा का वर्गीकरण यही है B.S. ब्लूम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 12 नंबर का प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस संप्रदाय ने सर्वप्रथम दिया? किस संप्रदाय ने सर्वप्रथम दिया? A व्यवहारवाद ने,
बी मनोविश्लेषण बांधने, सी संज्ञान बांधने या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों होगा बी नंबर का मनोविश्लेषण बांधने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का देखते हैं दोस्तों। अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ए थॉर्नडाइक, बी फ्रोवेल, सी विलियम जेम्स या डी बीएस ब्लूम। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर का होगा दोस्तों थॉर्नडाइक ने। दोस्तों इसमें अधिगम के जो नियम हैं, जैसे तैयारी का नियम, व्यवहार का नियम, अन्य कई नियम हैं दोस्तों, इसका किसने प्रतिपादन किया दोस्तों? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, खेल, गीतों वो उपहारों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा किसके द्वारा दी गई दोस्तों? खेल, गीतों वो उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। ए क्रियात्मक पद्धति में, बी किंडरगार्टन पद्धति में, सी निगमन पद्धति में या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? चलिए राइट आंसर है दोस्तों बी नंबर का किंडरगार्टन पद्धति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 15 नंबर का क्या प्रश्न है? बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? ए वुडवर्थ ने, बी कोलमैन ने, सी जीन पियाजे ने या डी स्पीयरमैन ने। क्या होगा राइट आंसर? बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर का जीन पियाजे। क्या है दोस्तों? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। अब देखिए इसमें एक और सिद्धांत क्या है? संवेगात्मक। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। संवेगात्मक सिद्धांत दोस्तों गोलमैन ने दिया, गोलमैन ने। ठीक है, अब प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने। देखिए वुडवर्थ ने क्या दिया? प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली विधि मेथड जो है वुडवर्थ ने दिया था। गोलमैन ने संवेगात्मक विकास सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सोलह नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? ए जीन पियाजे, बी अल्फ्रेड बीने, सी स्पीयरमैन या डी कोहलर। क्या होगा राइट आंसर? बी अल्फ्रेड बीने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 17 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? ए एक कारक सिद्धांत, बी द्विकारक सिद्धांत, सी संज्ञानात्मक सिद्धांत या डी संवेगात्मक सिद्धांत। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन है दोस्तों? ए नंबर का होगा एक कारक सिद्धांत। ठीक है, इसको राजकीय सिद्धांत भी कहते हैं, राजकीय सिद्धांत। और दोस्तों इसे
अल्फ्रेड बिने ने ही इसको प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब देखिए इसमें है द्वितीय कारक। द्वितीय कारक सिद्धांत जो है इसको स्पीयरमैन। ठीक है, 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? ए जीन पियाजे, बी थॉर्नडाइक, सी विलियम जेम्स या डी अल्फ्रेड बिने। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? मनोविज्ञान के जनक राइट आंसर है दोस्तों सी का विलियम जेम्स। ठीक है, विलियम जेम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। और 19 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ए 4 अवस्थाएं, बी 3 अवस्थाएं, सी 2 अवस्थाएं या डी 1 अवस्थाएं। शैक्षिक दृष्टि से दोस्तों बाल विकास की बी नंबर का राइट आंसर होगा 3 अवस्थाएं। पहला देखिए शैशवावस्था, ठीक है, दूसरा है बाल्यावस्था और तीसरा है किशोरावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बच्चों में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ए 6 वर्ष की आयु में, बी 8 वर्ष की आयु में, सी 11 वर्ष की आयु में या डी 14 वर्ष की आयु में। बच्चों में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास दोस्तों सी नंबर का राइट आंसर होगा 11 वर्ष की आयु में। ठीक है, 11 वर्ष की आयु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 21 नंबर का प्रश्न है, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, ऐसा नहीं होने पर क्या होगा? ए इसके कारण अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा, बी यह विषय केंद्रित हो जाएगा, सी यह सामाजिक भावनाओं को प्रोत्साहित नहीं कर पाएगा या डी यह छात्रों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। गेस करेंगे दोस्तों? राइट आंसर होगा दोस्तों डी नंबर का राइट आंसर है दोस्तों, यह छात्रों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। ठीक है, यह छात्रों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। ठीक है, यह छात्रों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 22 नंबर का प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के छात्रों को किसी कार्यक्रम के संदर्भ में निर्देश देते हैं। यदि कोई छात्र आपका निर्देश नहीं समझ पाता है तब आप क्या करेंगे? ए उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, बी ऊंचा बोलकर निर्देश देंगे, सी सरल भाषा में निर्देशों की व्याख्या करेंगे और निर्देशों को खंडों में विभक्त करेंगे या डी उस छात्र को अक्षमता के लिए फटकार लगाएंगे। उस छात्र को अक्षमता के लिए फटकार लगाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर का, सरल भाषा में निर्देशों की व्याख्या करेंगे और निर्देशों को खंडों में विभक्त करेंगे। ठीक है, चलिए 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगर विद्यालय के प्रधानाध्यापक आपको अतिरिक्त दायित्व देता है तब आप क्या करेंगे? अगर विद्यालय के प्रधानाध्यापक आपको अतिरिक्त दायित्व देता है तब आप क्या करेंगे? ए इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे, बी
नम्रतापूर्वक मना कर देंगे, सी मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे, या डी तभी स्वीकार करेंगे यदि अन्य शिक्षकों को भी अतिरिक्त दायित्व दिया जाता है। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा दोस्तों, इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह के जो भी प्रश्न रहेंगे दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव में ही आंसर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक छात्र एक विषय में लगातार कम अंक या ग्रेड प्राप्त करता है, तब यह प्रदर्शित करता है कि, क्या प्रदर्शित करता है? ए, विषय को कक्षा में अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है, बी, छात्रों को उस विषय में कोई रुचि नहीं है, सी, वह विषय छात्र के लिए बहुत कठिन है, या डी, वह विषय छात्र के लिए अनुपयोगी है। वह विषय छात्र के लिए अनुपयोगी है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी नंबर का, छात्र को उस विषय में कोई रुचि नहीं है। छात्र को उस विषय में कोई रुचि नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 25 नंबर का प्रश्न होगा दोस्तों, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? ए, प्रगतिवाद, बी, प्रयोजनवाद, सी, यथार्थवाद, या डी, आदर्शवाद। क्या होगा राइट आंसर? बी, प्रयोजनवाद। ठीक है, प्रयोजनवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 26 नंबर का प्रश्न होगा, रटने की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप क्या होता है? ए, बुद्धि मंद हो जाती है, बी, व्यक्ति पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कुछ और पढ़ने में रुचि नहीं लेता, सी, वास्तविक चिंतन की प्रक्रिया बाधित होती है, सी, या डी, व्यक्तित्व का सही रूप से विकास नहीं होता है। क्या होगा राइट आंसर? सी नंबर का राइट आंसर होगा दोस्तों, वास्तविक चिंतन की प्रक्रिया बाधित होती है। ठीक है, सी नंबर का, वास्तविक चिंतन की प्रक्रिया बाधित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 27 नंबर का प्रश्न होगा दोस्तों, कौन सी संस्था विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रसार, समन्वय एवं शिक्षा के मानकों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है? कौन सी संस्था विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रसार, समन्वय एवं शिक्षा के मानकों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है? ए, NCERT, बी, UGC, सी, शिक्षा सलाहकार बोर्ड, या डी, शिक्षा मंत्रालय। क्या होगा राइट आंसर? बी नंबर का होगा UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। चलिए 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया? महात्मा गांधी ने किस शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया था? ए, बाल केंद्रित शिक्षा, बी, बेसिक शिक्षा, सी, प्रोजेक्ट प्रणाली, या डी, स्वयं करके सीखना। क्या होगा राइट आंसर?
दोस्तों बी नंबर का बेसिक शिक्षा आपको कहीं कहीं ये मिलेगा बुनियादी शिक्षा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुनियादी या बेसिक शिक्षा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नई शिक्षा नीति 2020 संरचना आधारित है, किस संरचना पर आधारित है दोस्तों? इसके पूर्व जो संरचना थी दोस्तों 1986 में 10+2। चलिए अब देखिए 5 राइट आंसर होगा इसका दोस्तों। नई शिक्षा नीति 2020 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है। 5 + 3 + 3 + 4 यानी कि 5 में दोस्तों, 5 में देखिए 3 साल है आंगनवाड़ी का, ठीक है। आंगनवाड़ी में प्री एजुकेशन प्लस 2 साल दोस्तों 1 और 2 क्लास, ये हो गया 5। 3 में दोस्तों आ गया 3 4, सेकेंड नंबर का देखिए 3 में क्या क्या है दोस्तों, क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, तैयारी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आ गया नेक्स्ट 3। अब नेक्स्ट 3 में क्या है दोस्तों, ये हो गया मध्य, ठीक है। इसमें आ गया 6, 7 और 8, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट 4 में दोस्तों क्या क्या है, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक किसमें आ गया दोस्तों, लास्ट 4 में। तो इसीलिए 5 + 3 + 3 + 4 किसकी संरचना है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अनुच्छेद 21 से संबंधित है, अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है? देखिए ए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बी विश्वविद्यालय सुधार, सी प्राथमिक शिक्षा सुधार से, या डी माध्यमिक शिक्षा सुधार से। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से, ठीक है। अनुच्छेद 21 ए, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप पूर्व की भांति अच्छे प्रदर्शन किए होंगे। आज हमने डीएलएड संबंधित 30 प्रश्नों को लेकर आया है और हमारा ये दोस्तों ये सेट 1 है। सेट 2 के लिए दोस्तों आप ज़रूर नेक्स्ट वीडियो देखें, ठीक है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप ज़रूर आगामी बीपीएससी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के लिए ज़रूर क्वालिफाई होंगे। दोस्तों अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का दोस्तों कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया कर हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।